नाज़रीन, पॉल न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान हैं अदनान रज़ाक साहब, जो सियासी समाजी रहनुमा हैं। रावलाकोट की हदूद में पुंछ रीजन में जब भी कोई मसले मसाइल होते हैं तो जो भी तहरीक चलती है, जो इशूज होते हैं, उनको अदनान रज़ाक साहब सबसे पहले एड्रेस करते हैं। हालिया दिनों में रावलाकोट में सोशल वेलफेयर के ज़रिए इंतजाम स्पेशल एजुकेशन सेंटर जो चल रहा था, जिसमें 104 बच्चे ज़ेर तालीम हैं और उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है 30 जून को। इस हवाले से अदनान रज़ाक साहब और मुख्तलिफ के साथ जो साथी थे, उन्होंने आज एक प्रोटेस्ट किया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अदनान रज़ाक साहब से। जी अदनान, बताइएगा अपने नाज़रीन को कि सोशल एजुकेशन सेंटर का जो इशू है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आमिर जावेद साहब और पॉल न्यूज़ में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि रावलाकोट का बल्कि पुंछ डिवीजन का एक इंतहाई अहम मसला, जिसके ऊपर आपने मौका दिया कि हम अपनी बात रख सकें और आवाम का जो दर्द है उसको आपके सामने शेयर कर सकें। जिस तरह से आपने बताया कि स्पेशल एजुकेशन सेंटर रावलाकोट में 104 बच्चे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। 140 से ज्यादा की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है बच्चों की, जिनमें से वक्फे से बच्चे मजीद आते जा रहे हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पूरे आज़ाद कश्मीर में ये दूसरा सेंटर है और पुंछ डिवीजन में ये पहला सेंटर है। इससे पहले मुजफ्फराबाद का जो सेंटर है वो मुस्तकिल हो चुका है आमिर भाई, और वहां पर 20 के करीब बच्चे मौजूद हैं। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि पुंछ डिवीजन पूरे के लिए जो यहाँ पे एजुकेशन सेंटर है, तो ये नॉर्मल मीज़ानी पे नहीं आया, बल्कि ये एक प्रोजेक्ट के तौर पर आया हुआ है, जिसकी एक मरतबा एक्सटेंशन हो चुकी हुई है। और बल्कि ये मैं आपको दिखाऊंगा भी, ये उसका नोटिफिकेशन है जो इसकी 2022 में इसकी एक्सटेंशन हुई थी, और ये यकीन जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक है। तो अब ये 30 जून ये खत्म होने जा रहा है। तो इस तशवीश को लेकर वालिदैन और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। उस हवाले से हमने 2 दिन पहले भी यहाँ पे एहतजाज किया, उसमें बच्चों के वालिदैन और बच्चे यहाँ पर आए हुए थे, और उनको लेकर हम रावलाकोट की सड़कों पे और कमिश्नर ऑफिस के सामने जाकर हमने प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम के बाद कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हुई और उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि जी ये सेंटर कहीं पे नहीं जा रहा। और उनकी जो डायरेक्टर है सोशल वेलफेयर के, उनके साथ बात हुई और उन्होंने यकीन दहानी करवाई। उसको लेकर हमने इत्मीनान का इज़हार किया। लेकिन आज सुबह हमें ये पता चला कि जी सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर साहब की तरफ से या सेक्रेटरी साहब की तरफ से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया है कि इस इदारे को वक्ती तौर पर बंद करें, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे हम दोबारा से चला सकते हैं। तो जब हमें ये इत्तला मिली तो हमने अपने दोस्त अहबाब के साथ रब्ता किया, और जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से आज हमने अलामती 2 घंटे की भूख हड़ताल की है। उसमें हमारे साथ जो तर्जुमान है मेयर साहब के शाहिद खुर्शीद साहब, वो शरीक हुए, आफ्ताब आरिफ साहब शरीक हुए, और उनके साथ इरफान ज़रीफ साहब जो काउंसलर हैं वो शरीक हुए। इस तरह से तमाम जो यहाँ पर जमातें, सियासी जमातें, उनके जिम्मेदारान हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज शरीक रहे। तो हमारा मुतालबा अभी भी यही है कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ना खेला जाए। जो वालिदैन इस आजमाइश का शिकार हैं इस इम्तिहान में, तो उनको मजीद आजमाइश और मजीद इम्तिहान में ना डाला जाए। बहुत इंतहाई सफेद पोश लोग हैं कि जिनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो कहीं और जाकर अपने बच्चों की तालीम जारी रख सके। अदनान रज़ाक साहब, आवाम को ये बताइए कि स्पेशल एजुकेशन सेंटर जो है, इसके क्याम की क्या वजूहात हैं और किस किस्म के बच्चे यहाँ पे तरबियत हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, कहाँ तक तालीम दे रहे थे, इसके बारे में जरा बताइए। ये आमिर भाई, स्पेशल बच्चे जो होते हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश के तौर पर कुछ सलाहियतें अल्लाह ताला उनकी ले लेते हैं, लेकिन उसके बदले में उनके बाद बच्चे बहुत ज्यादा बासलाहियत होते हैं दूसरी साइड्स पे। इनमें आंखों की बीनाई से माजूर बच्चे मौजूद हैं, वो बच्चे भी मौजूद हैं कि जिनकी कुव्वत गोयाई नहीं है, या जो सुन नहीं सकते, या जिनकी जो ज़हनी ग्रोथ है वो कम है। तो उन बच्चों को लेकर के ये इदारा यहाँ पर काम कर रहा था, और गुज़श्ता 3 साल में, और यहाँ पर वो बच्चे भी हैं कि जो इस इदारे के मुंतज़मीन ने, इस के जो स्टाफ है, उन्होंने इस तरह से उनकी तरबियत की है कि वो पूरे आज़ाद कश्मीर में जो तरबियत नहीं हो रही वो यहाँ पे इस सेंटर में हो रही है। लेकिन अफसोस ये है कि जहाँ पर नॉर्मल बच्चों के लिए हजारों स्कूल आज़ाद कश्मीर में मौजूद है, और उनका जो बजट है वो अरबों में है। तो ये सिर्फ 2 इदारे पूरे आज़ाद कश्मीर में, तो जो नॉर्मल बच्चे उनके लिए अगर हजारों हो सकते हैं, जो स्पेशल बच्चे उनके लिए भी कम अज कम जो हर जिले में एक स्कूल होना चाहिए। लेकिन अगर वहां पर नहीं है तो जो है इनको एक्सटेंड किया जाए। आज का आपका जो एहतजाज था वो हमने देखा, सुना भी, तो इस हवाले से आज भी आपकी किसी
आला हुकूमती उहदेदार से कोई बात हुई है कि नहीं, या जो परसों ही पहले कमिश्नर साहब से बात हुई कि हुई है, उसके अगेंस्ट में आपको कोई रिस्पॉन्स भी दिया है कि नहीं? उसमें आज जो हमारे साथ एहतजाज में शरीक थे, शायद खुर्शीद साहब जो मेयर के तर्जुमान भी है, उन्होंने कहा कि हमारी हसन इब्राहिम साहब से बात हुई है और उन्होंने कहा कि जी मैं वज़ीर आज़म से मैंने पहले भी बात की है और अब भी बात करूंगा, और पहले वज़ीर आज़म साहब ने यकीन दहानी उनको करवाई थी कि ये सेंटर खत्म नहीं होगा, लेकिन उस यकीन दहानी के बावजूद आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ तो इसका मतलब है कि उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया। इसी तरह से जो इरफान ज़रीफ साहब थे, उनकी बात हुई थी हाजी याकूब साहब से और उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई है। इस दौरान हमारी मुलाकात हुई है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर साहब मोहतरम सरदार खालिद साहब से। उन्होंने इस पूरी काल के ऊपर जमात इस्लामी का साथ देने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि जी मैं हाजी याकूब साहब से भी बात करूंगा और दीगर जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ भी रब्ता करूंगा। तो अभी तक उस एंड से कोई बात नहीं हुई। अलबत्ता जो इनके डायरेक्टर हैं या इनके जो जिम्मेदार हैं सोशल वेलफेयर के अब्दुल वाहिद साहब, उनके साथ मेरी फोन पे बात हुई थी, तो उनका कहना यह था कि जी हमारी जो कानून है उसके मुताबिक इसकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती, इसको हम मुस्तकिल करेंगे, लेकिन मुस्तकिल करने में थोड़ा वक्त लगेगा। अदनान रज़ाक साहब, आवाम को ये बताइएगा, गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, खासतौर पर जब साफी हज़रात शहर में आते हैं, जहाँ भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ आप सारे फहरिस्त होते हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे में हमने देखा है कि रावलाकोट से एहतसाब ब्यूरो का डिवीजनल ऑफिस उन्होंने मुंतकिल कर दिया है जफराबाद। इसी तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डिविजनल ऑफिस था वो बड़ी एजिटेशन है उसके बारे में, और हाल ही में कुछ चंद हफ्ते पहले आप भी मौजूद थे, हम भी काफी साथी और भी थे, गाजी मिलत पब्लिक लाइब्रेरी जो बड़ी मुश्किल समय मिली थी तो उसका वो सामान भी लोड करके ले जा रहे थे, तो सिविल सोसाइटी ने रोका, तो दोबारा उसको वापस हो। तो ये क्या समझते हैं, आपकी कुछ दुश्मनी है क्या, कोई मामला हैं, सरकार हमारे पीछे कोई जाती उनकी दिलचस्पी है कि रावलाकोट को बहुत पसमानदा रखा जाए? इसमें आमिर साहब बहुत अहम सवाल आपने किया कि एक तरह से अगर हम ये समझे कि रावलाकोट लावारिस हो चुका है, ये रावलाकोट के वसाइल के ऊपर दूसरे जो अजला है, हमारा किसी जिले के साथ कोई दुश्मनी नहीं है या कोई उस तरह से तासुब नहीं है, लेकिन जो रावलाकोट का हक है वो उसको नहीं दिया जा रहा है। उसमें अभी जिस तरह से आपने गाजी मिल्लत पब्लिक लाइब्रेरी की बात की, उससे भी पहले जो सोशल वेलफेयर के जरिए तमाम एक रिहेबिलिटेशन सेंटर चल रहा था, उसको बंद हुए 1 साल हो चुका है। तो असल में ये करने का काम जो हमारे मेंबरान असेंबली है, हमारे हुकूक के ऊपर पहरा देना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पुंछ के जो MLAs हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, और इस वजह से जो बाकी अजला के लोग हैं, बाकी अजला के जो जिम्मेदारान हैं या वहां से जो MLAs हैं, तो वो अपने हक के साथ साथ रावलाकोट का हक भी वो लेके जा रहे हैं। नाम रज़ाक साहब, क्योंकि आप हमारी आवाम को एक सियासी शऊर भी देते हैं, कल न्यूज के स्टूडियो में आप आए, आपके शुक्रगुजार हैं। हमारे तवसत से आप अपने नाज़रीन को रावलाकोट के जो गैर ममालिक में हमारे लोग बसते हैं उनको खुसूसी पैगाम देना चाहेंगे, रोजमर्रा के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे, उस हवाले से खुसूसी पैगाम आप देना चाहें तो? जी, इस हवाले से मेरी तमाम सुनने वालों से और देखने वालों से यही गुजारिश है कि खुदारा जो सियासी वाबस्तियाँ हैं, सियासी गुलामियाँ हैं, बल्कि उनका अगर मैं कहूँ, उनसे बाहर आकर अपने हुकूक के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार अदा करें। लेकिन जो भी जिम्मेदार है, सदर से लेकर वज़ीर आज़म से लेकर नीचे तक ब्यूरोक्रेसी और जजों, तो वो सब आम गरीब मेहनत कश के टैक्स के पैसों से पढ़ रहे हैं। उनमें से किसी को अगर कोई रोड मिलती है, कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो वो कोई भी MLA, कोई भी वजीर, कोई भी मशीर अपने घर से नहीं दे रहा। आवाम को ये शऊर देने की और आपके जरिए से दिलाने की कोशिश हम करें कि अपने हुकूक को पहचाने। कोई भी बंदा आपको जो भी प्रोजेक्ट दे रहा है उसके एवज अपनी राय को, अपनी जो शऊर है उसको बेचा ना जाए, बल्कि अपने हुकूक के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और आने वाली नस्लों के ऊपर एहसान करते हुए इस शऊर को आम करें कि ये जो सब अय्याशियां हो रही हैं, 2-2 करोड़ की गाड़ियां, 10-10 करोड़ की गाड़ियां, 20-20 करोड़ की गाड़ियां, वो उस रेडी वाहन या जो मेहनत कश आदमी है, जो मजदूरी करता है दिन पूरा, पसीने में शराबोर होता है, या बैरून मुल्क वो बेचारे जो आज 48 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर काम कर रहे हैं, और वहां से जो पैसे बेचते हैं उनके ऊपर टैक्स के सूरत में इन लोगों की अय्याशी होती है। एक बंदा जो माचिस की डिबिया लेता है, उससे लेकर कफन जो उसको मिलता है, वो उस कफन तक का वो टैक्स देता है, और इन्हीं टैक्स के पैसों से इनकी गाड़ियां भी चलती हैं, उनके अंदर पेट्रोल भी पड़ता है, इनके बच्चे अय्याशियां भी करते हैं और तालीम भी ऐसा करते हैं। हमारा मसला ये है कि हम अपने कबीले, बिरादरी, सियासी जमात की बुनियाद पर इन लोगों को आगे लेकर जाते हैं
اور آپ کے پروسیس سے میں ایک جو انتہائی ایم ہے سی ایم اے کے حوالے سے جی۔ کہ سی ایم اے راولہ کوٹ کا ایک بہت اہم ایشو یہ ہے کہ یہاں پر جو سی ٹی اسکین مشین نہیں ہے، ایم آر آئی مشین نہیں ہے، ابھی ایکس رے آپ کروائیں گے تو آپ کو اس کا ہارڈ کاپی نہیں ملے گی بلکہ آپ کو اسمارٹ فون میں وہ دیں گے. تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ ان مسائل کے اوپر جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں، جو بھی فرد جس بھی سیاسی جماعت سے اپنے ممبر اسمبلی سے وہ کہے کہ اس کے اوپر ہمارے حقوق کے اوپر پہرا دیں تاکہ ہمیں احتجاج نہ کرنا پڑے. بہت شکریہ عدنان رزاق صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنے بات عوام تک پہنچائی. ناظرین، اس کے ساتھ اپنے میزبان سردار عامر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.